ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसीएफ रेंजर 2020 की क्लास में मैं यादव सर। ठीक है बेटा, अपन जहाँ से पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे उसके आगे देखते बेटा, है ना। एक और स्पेशल प्रॉपर्टी है समतल दर्पण की, वो देखते हैं ना। देखिए क्या बोलता है, नंबर ऑफ इमेजेस, है ना, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन inclined mirror, टू प्लेन inclined mirror। ठीक है, दो झुके हुए दर्पण, या है ना, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, दो झुके हुए दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, या कुछ कोण पर झुके हुए दर्पण, है ना, कुछ कोण पर दर्पण झुके हुए में प्रतिबिंबों की संख्या, ऐसा भी बोल सकते बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है बेटा, है ना। एक प्लेन मिरर ये हुआ और एक प्लेन मिरर ये हो गया। ये प्लेन मिरर M1 ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं M2। ध्यान देखिएगा ना, सपोज करते हैं दोनों दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर झुके बेटा, थीटा कोण पर, ये मान लेते हैं, है ना। क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये एक लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं अपन लोग सिमेट्रिक लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, सिमेट्रिक लाइन। इसी को हम लोग सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं। एक नाम और है, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। ये है, यानी ये जो लाइन है वो इस दर्पण से θ/2 कोण बना रहा है और इस दर्पण से भी कितना बना रहा होगा, θ/2, ऐसा। ठीक है, तो इसको हम सिमेट्रिक लाइन भी बोलते हैं और एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन में अगर प्लेसमेंट है इस लाइन पर, है ना, इस लाइन पर है अगर कोई वस्तु, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक प्लेसमेंट। बहुत से बच्चे, है ना, सिमेट्रिक प्लेसमेंट बोलते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लाइन के इस साइड या इस साइड है कहीं भी, तो ये क्या कहलाता है, अनसिमेट्रिक प्लेसमेंट। सिमेट्रिक प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो वो सिमेट्रिक प्लेसमेंट कहलाता है और ये अनसिमेट्रिक प्लेसमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना, है ना। बहुत से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को तो पढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं बेटा, लेकिन उनको जीवन लग जाता है कि सिमेट्रिक क्या है और अनसिमेट्रिक क्या है, ये समझ ही नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या निकालना रहता है, देखिए उसके बाद हमको n का वैल्यू फाइंड करते हैं। ये n है, n बराबर क्या लिखते हैं, देखिए इस पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री बनाएंगे, टोटल ये पॉइंट 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो ये क्या आएगा आपके पास, इंटीजर, है ना, नंबर, है ना, यानी कि हम इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, है ना, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। ये आपको ध्यान रखना, ये पूर्णांक संख्या आएगा। 360/θ करते हैं तो, ठीक, अगर हम 360/θ करते हैं तो आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना देता बेटा, आप इस टेबल के माध्यम से समझेंगे ना। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा ले लेता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो टेबल है, इसके 3 कॉलम होंगे। ये पहला कॉलम है एन यानी कि इंटीजर,
दूसरा कारण है ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ये यानी वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु की स्थिति, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको बेटा, है ना। और एन तो क्या मालूम है आपको, पूर्णांक, है ना ये। फिर आता है यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ये आपको ध्यान रखें। क्लियर। अगर हमने 360 बाई थीटा करते हैं बेटा, क्या करते हैं 360 बाई थीटा, अगर हम 360 बाई थीटा करते हैं और अगर कहीं एन का वैल्यू क्या आ जाता है, पूर्णांक, और वो भी क्या है इवन नंबर, सम संख्या, सम आ जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट में है या अनप्लेसमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनीवेयर, एनीवेयर ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ भी हो, कहीं भी, कहीं भी, ये आपको ध्यान रखना है ना। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, प्रतिबिंबों की संख्या n-1 शो करेगा। लेकिन अगर n का वैल्यू जो पूर्णांक है वो क्या मिल जाता है, ऑड नंबर, विषम संख्या, तो इसके दो कहानी होंगे, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक, ये देखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब सिमेट्रिक प्लेसमेंट में है, सिमेट्रिक प्लेसमेंट, है ना, ये है। सम्मित रखी है, वस्तु क्या है, सम्मित है, ये आपको ध्यान रखना, सम्मित है। अगर वस्तु सम्मित है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, n-1 ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर इंटीजर तो है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या में है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या रखा है, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, है ना, असम्मित, असम्मित हो, तब क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस n, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसको कॉन्सेप्ट। इस मेथड के द्वारा हम उन्हीं क्वेश्चनों को हल करते हैं जब हम इसको डिवाइड करने के बाद पूर्णांक आते हैं, क्या आते हैं, पूर्णांक। और पूर्णांक के लिए आपके कंडीशन है ये, है ना, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अगर मान लो कोई यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आएगा, तब हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल, या थोड़ा कुछ खास बातें और देख लेते हैं। देखिए, इसकी पहली खास बातें ये होता है, फॉर गिवन थीटा, अगर थीटा गिवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस इज यूनिक, यूनिक, याद रखना। ये क्या मतलब हुआ, जब थीटा गिवन है तो इमेजेस की संख्या क्या होगी, यूनिक होगी, मतलब एक फिक्स वैल्यू मिलेगा, एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं, यूनिक रहेगा, है ना, अद्वितीय होगा, ठीक। लेकिन अगर फॉर गिवन नंबर ऑफ इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या दिया हो, है ना, तो थीटा इज नॉट यूनिक, नॉट यूनिक, तब थीटा यूनिक नहीं होगा, ये आपको ध्यान। मतलब प्रतिबिंब अगर दिया हो तो हम थीटा का मान यूनिक नहीं हो, मतलब उसका मान एक से ज़्यादा मिलेंगे, एक ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला अनयूनिक होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, गुड। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग, एग्जाम्पल ये देखिए, सपोज करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या ले रहा हूँ बेटा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर चेक करेंगे, ये देखिए n बराबर कितना होगा
360 डिग्री अपॉन 60, तो ये आ जाएगा 6। ये जो 6 है क्या है, इवन है कि ऑड, देख लीजिए इवन है, यानी कि सम संख्या बेटा। अगर सम संख्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तब उसके नंबर ऑफ इमेजेस क्या मिलेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस यानी प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 6 - 1 यानी कि 5, क्योंकि n-1 करते हैं, देख लीजिए n का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 - 1 क्या होगा 5, तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या दिया है 60 डिग्री। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे क्या देता, उल्टा देता बेटा, हमको अगर गिवन दैट देता नंबर ऑफ इमेजेस, ये अच्छे समझिएगा ना, नंबर ऑफ इमेजेस, मान लो आपको गिवन दैट है 5, तो 5 है तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कितना डिग्री आ सकता है, इसके 2 डिग्री आएंगे। 1 डिग्री आएगा आपके लिए, इसके लिए 60 डिग्री, जो आपको ऊपर में एक्सप्रेशन दिया बेटा, ये आपको ध्यान है ना, ये क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, और एक दूसरा डिग्री और आएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ से इंटीजर से निकाल सकते हैं इनका वैल्यू, देखिए 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया n, तो ये यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इमेज n भी हो सकता है ना, ये आपको ध्यान। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना दिया 5, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से देख लिए थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 360 बाई 5, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, यहाँ लिख देता है ना, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 डिग्री, तो 2 वैल्यू आया ना, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, तो जब नंबर ऑफ इमेजेस 2 हैं, नंबर ऑफ इमेजेस अगर गिवन है 5 है ना, तो उसके 2 आंसर आएंगे, एक थीटा 60 डिग्री भी लिख सकते हैं और एक 72 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान। 72 डिग्री कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा अनसिमेट्रिक में, और सिमेट्रिक मान के बनाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर थीटा गिवन दैट है तो यूनिक आंसर होंगे, मतलब एक ही आंसर होंगे। लेकिन अगर थीटा नॉट गिवन है, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस गिवन है, तो थीटा यूनिक नहीं होते, उसके एक से ज़्यादा इमेजेस बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा बेटा, है ना। मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अगले एग्जाम के लिए, हमारे एसीएफ 2020 के लिए, है ना। याद रखिए, ये आज तक नहीं पूछा गया इस कॉन्सेप्ट से, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा। हमेशा सामान्य कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, लेकिन इतनी बारीकी से नहीं पूछा गया है, तो ये आपको भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा और देखते हैं इसको, और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, है ना। क्या ले रहा हूं एग्जांपल में, देखिए ध्यान से। एग्जांपल, यदि सपोज करते हैं थीटा इज इक्वल टू कितना दिया 60 डिग्री, फिर से ले लेते हैं 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा आपको तो पता है। देखिए हमारे फार्मूले क्या रहते हैं, n पहले हम निकालते हैं, 360 बाई थीटा लिखते हैं। 360 बाई थीटा कितना होगा 6 आएगा। 6 क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा n-1, यानी 6 - 1 5। ये जो 5 इमेज बनता है बेटा, ये सब 5 इमेज कैसे बनेंगे, देखिए इस मेथड से है। मैं आपको इस 5 इमेज को फॉर्म करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना। ये देखिए, ये जो भी इमेज बनते हैं बेटा, ये जो हम रियल में हम जो इमेज फॉर्म करते हैं, 5 इमेज, 10 इमेज, 11 इमेज, ये रियल में क्या होता है, ये रियल में सारे इमेज कहाँ लाइज करते हैं, सर्कल के सेंटर में। कहाँ लाइज करते हैं बेटा, सर्कल के सेंटर में लाइज करते हैं। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो, ये सारे इमेज सर्कल में लाइज करेंगे। क्या करेंगे, सर्कल में लाइज करेंगे, ठीक।
ये आपको ध्यान, इस पॉइंट को हम इस सर्कल के कहाँ रख देते हैं, सेंटर में। अब कितना डिग्री बनाना है अपने को, 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री कैसे बनाएंगे, देखिए ये देखिए, है ना। तो ये कितने का काम था, 30 30 30, 90 हुआ, 30 30 30, ये भी 90 हो गया, यानी 180 डिग्री का। अब हमको बनाना है 60 डिग्री, तो ये हम ले लेते बेटा, थोड़ा सा रफली मैं बना रहा हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान से आप अच्छे से आप बना सकते हो, है ना, ताकि आपको देख सको ये पूरे 5 इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए बेटा एग्जाम को पास करने के लिए, है ना, पढ़ने के लिए नहीं, पास करने के लिए। ये मिरर M1 हो गया, ये मिरर M2, ठीक। अब आपको पता है ये इवन नंबर है, तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक भी है तो भी चलेगा और अनसिमेट्रिक है तो भी चलेगा, इसे हम दोनों में से कोई भी से ले सकते हैं। अब जो बोलो बेटा मैं बना देता हूँ। मान लेते अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ ले लिया, सिमेट्रिक है, यहाँ है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा O, तो ध्यान से देखिए ये कितना बना रहा है, इससे भी 30 डिग्री बनेगा, इससे भी बनेगा बेटा 30 डिग्री। अब आपको पता है बेटा अगर ये 30 डिग्री यहाँ है तो प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी पता है, जितने डिग्री इधर बने उतने डिग्री यहाँ बनेगा, यानी इसका पहला जो इमेज होगा, है ना, वो यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा बेटा। ये फर्स्ट है इमेज, सेकेंड मिरर बना रहा इसलिए मैं 2 लिखते जाऊँगा ना बेटा। ये फर्स्ट मिरर जब बनाएगा तो ये भी 30 डिग्री यहाँ बनाएगा, इसको मैं क्या लिख दूंगा, M1 I1 लिख देते, ये 2 इमेज बन गया बेटा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो इमेज है I1 इस मिरर के लिए क्या बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा। थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके बना देता हूँ आपके लिए। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। अब देखो ये कितना डिग्री पर, यहाँ से देखो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री टोटल। अगर हम तीनों जोड़े तो कितना आएगा बेटा, 90। तो ये 30 होगा, ये 30, और ये क्या बनेगा यहाँ से, ये इधर आएगा ना, ये देखिए, है ना। ध्यान से देखिए फिर से, ये जो I1 इमेज है सेकेंड मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री बनना है, 30 30 30, 90 हो गया बेटा। तो यहाँ बनेगा इसका इमेज। ये सेकेंड मिरर बना रहा है इसलिए मैं I2 डैश कर देता हूँ, है ना। ये देखिए I2 डैश बन गया। अब ये जो I2 मिरर है इमेज है जो सेकेंड मिरर के द्वारा बनाया गया था, है ना, फर्स्ट मिरर के फिर 90 डिग्री 30 30 30, ये भी तो 30 डिग्री होगा ना, आगे इधर भी 30 डिग्री है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये टोटल कितना होगा 90, तो अब 90 इधर चलेंगे 30 30, है ना। यहाँ आगे देखो 30 30, ये 30 हो गया, है ना, और ये 30 हो गया, 30 30 30, उल्टा बना दी क्या, 90 होना चाहिए ना बेटा, 30 30 30 30 30 30, अच्छा ठीक तो है ना। तो देखो इससे कितना बनेगा ये इमेज, 30 30 30 90 डिग्री, तो ये 30 30 30, ये 90 डिग्री, ये क्या बन जाएगा आपका I1 डैश, ये देखिए, है ना, ये I1 डैश। तो कितना बन गया देखिए ध्यान से, ये हो गया आपके लिए। अब हमारे पास जो ये है, ये जो मिरर है I2, ये I2 जो इमेज है ना, ये किसका I2 था, I1 का, इसका इमेज था। अब ये जो है ये इस मिरर के लिए इमेज बनेगा, देखिए ये मिरर है, ये भी एक मिरर बनेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा। अब ध्यान से देखो ये जो मिरर है M1 एक्सटेंड करते हैं ऐसा, ध्यान से देखिए इधर, तो इसका इमेज कितना है, यहाँ पर 30 डिग्री में होगा, ये 30 ना, सब 30 30, तो ये 30 डिग्री यहाँ बनेगा, यानी यहाँ पर बनेगा ये इमेज I2 डबल डैश, यानी कि सेकेंड मिरर बनाया है। फर्स्ट मिरर का देखें तो ये फर्स्ट मिरर बनाएगा, ये भी 30 डिग्री पर है, ये भी 30 डिग्री पर है, ये भी 30 डिग्री, है ना। तो इससे 30, तो ये भी 30, तो यहीं आएगा, तो I1 डबल डैश भी यहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना।
तो वास्तव में ये दो इमेज जो है दोनों मिरर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों मिरर क्या है, कोइंसाइड है, संपाती है, एक ही बिंदु पर बन रही है, ये आपको ध्यान। तो रियल में कितने इमेज बने, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इमेज ही बनते हैं। और ये पूरे पांचों के पांचों इमेज कहाँ लाइज करते हैं, सर्कल में। ये आपको मैंने ये पूरे 5 इमेज फॉर्म करके दिखा दिया बेटा। हो सकता है आप जीवन में पहली बार देखे होंगे पूरे पांचों इमेज का फॉर्मेशन, है ना। इसी तरीके से अगर हम इसको 30 डिग्री लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, -11 इमेज फॉर्म होंगे। इसी तरीके से हम 11 इमेज भी फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, ये है। अब इसको याद करना है, मान लो अगर इसको याद करना है बेटा तो कैसे याद करेंगे। देखिए पहला मिरर क्या है, M1 है, दूसरा मिरर क्या बेटा, M2। पहले मिरर कहाँ बना रहा था, देखिए 30 डिग्री पर, है ना। तो पहला मिरर कहाँ बनाया बेटा, पहला इमेज 30 डिग्री पर बना। इसका भी पहला इमेज कहाँ बना, 30 डिग्री पर। अब उसके दोनों मिरर के बीच के एंगल कितना है बेटा, दोनों मिरर के बीच के एंगल है 60 डिग्री। आप इसमें भी 60 जोड़ दीजिए, ये आएगा 90 डिग्री। यहाँ भी 60 जोड़ दीजिए, ये भी 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, ठीक। अब फिर से इन दोनों के लिए क्या कर देंगे, फिर 60 डिग्री जोड़ेंगे हमेशा। ये जो जोड़ते हैं कौन सा है, दोनों मिरर के बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों बीच के एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा चला जाएगा। जैसे 180 से ज़्यादा होता है बेटा हम उस डिग्री को नोट नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे इस इमेज तो 6 दिख रहा होगा, देखो काउंट करें 1 2 3 4 5 6। लेकिन हमने तो बताया कितने इमेज फॉर्म करेंगे, 5, और फॉर्मूला भी बोल रहे 5 इमेज फॉर्म होंगे। तो वास्तव में क्या है, ये लास्ट के जो दोनों इमेज हैं, ये लास्ट के दोनों इमेज 150 + 150, है ना, प्लस क्या है, दोनों के बीच का एंगल, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं और अगर ये 360 डिग्री आ गया बेटा, कितना, 360 डिग्री, तो ये दो लास्ट के दोनों इमेज जो होते हैं कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड्स, है ना, यानी कि संपाती होते बेटा। क्या हो जाते हैं, संपाती, यानी कि ये कोइंसाइड कर जाते बेटा। क्या कर जाते, बोलो ना, कोइंसाइड कर जाते, संपाती होते। यानी वास्तव में ये दोनों इमेज एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यानी हमारे पास टोटल इमेज कितने बने, 5। एक इसका कोइंसाइड वाला, 1 2 3 4 5 इमेज बने, जैसे हमने आपको यहाँ फॉर्मेशन करके आपको दिखाया। चलिए एक और मैं आपको सर्कल में फॉर्म करके बता देता बेटा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। थीटा बराबर मान लेते दोनों दर्पण के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है बेटा, 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री, है ना। और आपको मैं देखो तीनों इमेज फॉर्म करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक, दोनों मिरर के बीच के एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एक मिरर हो गया, ये एक सेकेंड मिरर, देख लीजिए अच्छे से, है ना। अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है 90 से अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 90 तो 4 आएगा। और 4 क्या होता है, इवन नंबर। और जब भी इवन नंबर आता है तो कोई मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। ये आपको हमेशा इमेज कितने बनेंगे, इसके नंबर ऑफ इमेजेस 3 ही बनेंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेंगे, 4 - 1, यानी कि 3 ही बनेंगे। चलिए मान लेता हूं मैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके सिमेट्रिक पोजीशन में रखा है, यानी कि 45 डिग्री में यहाँ रखा है बेटा। तो 45 डिग्री ये भी होगा, अब खुद ही फॉर्म कर सकते हैं, ये 45 डिग्री होगा। तो देखिए इस मिरर M1 से ये कितना डिग्री पर बनेगा, 45। इससे कितना पर बनेगा, 45 डिग्री पर बनेगा। तो देख लीजिए 45 डिग्री ये है, तो 45 डिग्री इधर भी बनना है। ये देखिए, यानी M2 जो के कारण जो मिरर इमेज बनाएगा उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, I2। यहाँ बनेगा 45 डिग्री में इससे। अब देखो इससे भी ये 45 डिग्री पर बनेगा। ये देखिए इससे भी 45 डिग्री पर बनेगा ये इमेज। और इस इमेज का नाम क्या देंगे, I1। ये आपको ध्यान रखना, ये I1 है और ये I2 है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं बेटा, ऐसा एक्सटेंड, इस मिरर को भी मैं एक्सटेंड कर दूं ऐसा,
तो ध्यान से देखिए इस मिरर के लिए अब ये कितना एंगल पर है 45 डिग्री, और ये भी कितना, इसके लिए 45 डिग्री। तो दोनों मिलकर कहाँ बनाएंगे, इसके 45 डिग्री, इससे भी 45 डिग्री पर बनेगा, इससे भी 45 डिग्री पर बनेगा। ध्यान से देखना बेटा अच्छे से, हाँ बिल्कुल। वीडियो को अगर पॉज कर लीजिएगा, बार बार देखिए, है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो इससे 45 डिग्री यहाँ बनेगा, तो थर्ड इमेज यहाँ लाइज करेगा। ठीक, ये मैंने आपको पूरा सर्कल में फॉर्म करके दिखा दिया बेटा, ये आपको ध्यान रखना। और 3 इमेज से बनेंगे तो आपको फॉर्मूले पता है बेटा, लेकिन ये 3 इमेज जो फॉर्मेशन होता है ये होता है। और लास्ट का जो तीसरा इमेज है I3, वो क्या होता है, दोनों मिरर के द्वारा बनाया जाता है। और दोनों मिरर के द्वारा बनाया जाता है, और वो भी क्या होते हैं, कोइंसाइड होते, जो हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को फिर से अपन अप्लाई करके देख लें तो भी आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। इससे आपको समझ में आएगा कि कितने इमेज कोइंसाइड के कारण बने, यानी कि दोनों मिरर ने फॉर्म किया, और कितने इमेज अकेले अकेले ने। मान लो अगर क्वेश्चन आपको देता है, ठीक है, डिग्री 90 डिग्री पर है और किसी ऑब्जेक्ट के इमेज कितने बनेंगे, तो 3, ये तो बहुत आसान है। लेकिन आपसे पूछेगा कि दोनों मिरर के द्वारा कितना कितना प्रतिबिंब बनाया जाएगा, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा बेटा, तीसरा वाले को मैं क्या लिखूं। तो तीसरा इमेज क्या आएगा, दोनों मिरर के द्वारा बनाया गया आएगा। ये आपको ध्यान रखना, एक एक तो दोनों बना ही रहे हो, लेकिन थर्ड जो इमेज है वो दोनों के द्वारा बन रहा है। देखिए फिर से, ये फर्स्ट मिरर है M1, ये सेकंड मिरर है। फर्स्ट मिरर कितने डिग्री पर बनाता है, पहला इमेज 45 डिग्री, दूसरा वाला 45 डिग्री, ठीक है ना बेटा, सिमेट्रिक प्लेस लिए। अब मैं इन दोनों के बीच में क्या कर देता हूं, केवल मिरर का एंगल ऐड कर देते हैं। मिरर का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 ऐड करेंगे कितना होगा, आप खुद बोलो ना, 135 डिग्री, यह आएगा 135 डिग्री। अब जैसे मैं इसमें 90 प्लस करूंगा बेटा, तो ये 180 से कहाँ चला जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और 180 से ज़्यादा हम नहीं लेते हैं, याद रखना। अब देखो ये जो लास्ट है, ये फर्स्ट इमेज सेकंड इमेज, और ये जो लास्ट इमेज है, ये दोनों को अगर हम ऐड कर देते, देखिए, है ना, पहले मिरर के द्वारा बनाया गया 135, सेकेंड मिरर के द्वारा बनाया जाएगा 135, और दोनों मिरर के बीच के एंगल 90 डिग्री। अगर हमको इसको ऐड करने के बाद, अगर ये ऐड करने पर 360 डिग्री आता है, तो ये दोनों इमेज क्या हो जाते, कोइंसाइड, कोइंसाइड्स, यानी कि ये संपाती होते हैं, है ना। यानी रियल में ये दो एक ही प्रतिबिंब बनते, दो प्रतिबिंब नहीं बनते। तो वास्तव में कितना प्रतिबिंब बना है, 3, 1 2 3, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, मैंने आपको एकदम डिटेल में भी बता दिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुड। और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए, मान लो आपको देता है क्या, दोनों मिरर के बीच के एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्या दे दिया बेटा, दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री तो क्या आएगा, देखिए 360 बाई थीटा, पहले एन चेक करते ना बेटा, तो 360 बाई 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना बनेंगे, अनंत। ये आपको ध्यान रखना, कितने बनेंगे, इनफाइनाइट, अनंत बनेंगे बेटा। ये कब होता है, जब दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये है मिरर नंबर 1, ये है मिरर नंबर 2। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेंगे बेटा, ये इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी इमेज का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम आपको इनफाइनाइट रेज भी दिखा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा बेटा, तो ये इनफाइनाइट इमेज फॉर्म करेंगे। तो जब भी दो मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके होते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगी, ये आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, ये यहाँ अब आपके पास आता होगा, कई बार एक बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा, सर कई बार हमसे हमारे पास मिरर जो होता है बहुत छोटा होता है, फिर भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, और जब हम उस ऑब्जेक्ट, हम लोग मिरर से दूर भी हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट के सामने नहीं भी हैं तो भी दिखाई देता है, और कई बार हमको नहीं दिखाई देता है। तो ये वास्तव में कहने का मतलब क्या है बेटा, ये वास्तव में है फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं हम लोग इसको, लाइट के हिसाब से क्या बोलते हैं बेटा, फील्ड व्यू, फील्ड व्यू। ये आपको ध्यान,
ये हमारा फील्ड व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रहे हैं उसके फील्ड ऑफ व्यू में हैं तब तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और अगर आप उस फील्ड व्यू के बाहर हैं तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे देखो बेटा, मान लेते सपोज करते ये हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर है ना, ये आपको ध्यान है। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये देखिए, है ना, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है। अब इस ऑब्जेक्ट से तो इनफाइनाइट रेज निकलेंगे बेटा, लेकिन हमको इमेज कब दिखेगा इसका, ये वस्तु हमको कब दिखेगा, जब इससे चलने वाली रेज इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है तभी ये वस्तु दिखाई देगा, अदरवाइज ये वस्तु दिखाई नहीं देगा। देखिए बेटा, अगर इस ऑब्जेक्ट से जो चलने वाली रेज है, देखिए ये जा रहा है रेज, ये रेज जा रहा है बेटा, देख लीजिए, है ना। अब यहां से क्या होगा, ये रेज रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट, ये देख लीजिए रिफ्लेक्ट, क्लियर, ये हो गया। दूसरा रेज ले लेते हैं बेटा, ये हमने दूसरा ले लिया। ये दोनों रेज जो मैं ले रहा हूं बेटा, देखिए मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से ले रहा हूं ना, उनके अंतिम सिरे से ले रहा हूं, ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, याद रखिएगा। अब यहां से क्या होगा, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा बेटा, ये देखिए, ये परावर्तन के नियम को पालन करते इधर चला जाएगा। तो इस ये जो है, ये मिरर के अंतिम दोनों सिरे लिया, यहां भी लिया और यहां का भी लिया, है ना। तो ये और ये जो रेज है इस मिरर के लिए दोनों जो उनके एंड पॉइंट का है, यानी अगर मैं इसके कहीं भी मैं रहूं तो मेरे को ऑब्जेक्ट सीन होगा ही होगा। यानी कोई और रेज भी लेता हूं, मान लो मैं यहां से एक और रेज ले लूं ऐसा वाला, तो ये रिफ्लेक्ट होके बाद देखिए ऑलरेडी आपके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये पूरा जो रीजन है इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, ये हम, है ना, ये आपको। तो वस्तु को हमेशा, व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति यानी कि पर्सन को हमेशा किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसके फील्ड ऑफ व्यू में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ व्यू, तभी हमको दिखाई देगा, अदरवाइज हमको नहीं दिखाई देगा, अदरवाइज हमको नहीं दिखाई देगा। ये आपको ध्यान, अगर ये व्यक्ति यहाँ से कहीं यहाँ हो तो भी दिखाई देगा, लेकिन अगर यही व्यक्ति यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, मूव करके यहाँ आ गया, तो अब आपको शिफ्ट नहीं दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट उसको सीन नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट उसको सीन नहीं होगा। अगर यही व्यक्ति यहाँ चला जाए तो भी नहीं दिखाई देगा बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जिस बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा वो अब उसको समझ में आ गया होगा, क्यों हमको कोई वस्तु दर्पण के सामने ना होने के बाद भी हम उस दर्पण की सहायता से उस वस्तु का प्रतिबिंब देख पाते हैं, और कब नहीं देख पाते हैं। तो कब देख पाएंगे, जब हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में होंगे तो हमको दिखाई देगा, और जब हम फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चले जाते हैं तो हमको वो ऑब्जेक्ट सीन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। क्लियर। समतल दर्पण की और खासियत क्या होती है, इसका उपयोग, ये देखिए बेटा, उपयोग है ना, समतल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले तो आप समतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं, अपने चेहरे को देखने के लिए यूज करते हैं, फेस को, है ना, चेहरे को देखने के लिए, है ना, हमेशा अपने चेहरे को देखते हैं ना हम। वो जो मिरर यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण होता है। यानी 99% जहां पर, है ना, ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा रहता है वो समतल दर्पण रहता है बेटा। ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा रहता है वो कौन रहता है, समतल दर्पण। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। समतल दर्पण का एक और उपयोग है बेटा, प्रकाश के किरण को मोड़ने का। प्रकाश की किरण को मोड़ने के लिए किया जाता है। हम प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, मोड़ने के लिए किया जाता है इसको उपयोग। ठीक है, बेंडिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, बेंडिंग, है ना। इसका उपयोग कहाँ का आपने देखा होगा, पेरिस्कोप में। क्या कहाँ देखा होगा, पेरिस्कोप में। आपने प्रकाश की किरण को हम, है ना, दर्पण की सहायता से हम कितना डिग्री मोड़ लेते हैं, पेरिस्कोप में 90 डिग्री मोड़ लेते हैं।
कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये समतल दर्पण का उपयोग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ समतल दर्पण की और एक खासियत होती है, इसका आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ठीक है बेटा। तो इसका आवर्धन जो क्षमता होती है वो होती है +1, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या होती है, +1। अगर आपसे पूछा जाए इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत। इसकी फोकस दूरी, ये भी अनंत। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है इसकी, अनंत होती है। किसके, समतल दर्पण की। और इसका आवर्धन क्षमता कितना होता है, +1। ये भी बात आप याद रखिए अच्छे से, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, क्लियर हो गया। आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या लिखते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, HI/HO, ये आपको ध्यान। बहुत सारे बुक में नोटेशन चेंज रहता है बेटा, I/O लिखा रहता है, उससे अपने मतलब नहीं, है ना। साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, -V/U, ये आपको ध्यान रखना। तो आपको तो पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस, ये आपको ध्यान। तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्लस। यानी समतल दर्पण जो होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है, वो सेम साइज का बनाता है, ना उसको बड़ा करता है और ना ही छोटा करता है, सेम साइज का बनाता है। वो आपको पहले दिन की प्रॉपर्टी में भी बता दिए थे बेटा, याद रखिए। इसकी वक्रता त्रिज्या, अरे सॉरी, ये एफ क्या है, फोकस दूरी ना बेटा, सॉरी, ये फोकस दूरी ना, इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, ये आपको ध्यान रखना। सॉरी बेटा, वो गलत लिखा गया था ना, देख लेना, ठीक है। तो ये सब बातें भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मैंने पूरी कोशिश किया कि समतल दर्पण की सारे प्रॉपर्टी को आपको डिटेल में समझाया जाए, है ना। पॉइंट तो आपको याद रखना ही है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा था फीलिंग भी आपको महसूस करा सकूं, फील करा सकूं बेटा। तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा, है ना। इसके कोई भी डाउट होगा तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।